प्लास्टिक होता है। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि एक बार तुम उसको गर्म करोगे मुलायम बन जाएगा, और फिर जो आकार में तुम उसको ढालना है उसको ढाल लो, और फिर यदि उसको ठंडा कर दोगे तो कड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर उसकी आकृति को हम दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते हैं, दूसरे आकार में फिर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि नाम है थर्मोसेटिंग। ताप के द्वारा एक बार जो सेट कर दिए तो फिर अब हम दूसरा आकार में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मुलायम बन जाता है और उस अवस्था में उसका इच्छा अनुसार आकार में ढाल लिया जाता है, और ठंडा करने पर फिर वह कड़ा हो जाता है, फिर गर्म करने पर वह मुलायम नहीं होता है। यानी कि एक ही बार उसको आप गर्म करके मुलायम कर सकते हैं। एक बार गर्म करके मुलायम किए तो जब तक वह गर्म है तब तक तुम जो आकार देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन एक बार यदि वह ठंडा हो जाएगा तो जिस आकार में है उस आकार को कायम कर लेगा, फिर दोबारा गर्म करेंगे तो वह गर्म नहीं होगा। इसका जैसे बेकेलाइट है, बेकेलाइट इस तरह का प्लास्टिक में आता है। एक बार गर्म करके उसको जो आकार देना है दो, ठंडा कर दो, उस आकार को वह कायम रखेगा, दोबारा फिर उसके आकार को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि थर्मोप्लास्टिक का जस्ट विपरीत हो गया। थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार गर्म करके बार बार आकार परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार यदि वह सेट हो गया तो फिर हम उसको दोबारा नहीं कर सकते। एक होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर जो रबर वगैरह होता है कि मान लेते हैं उसको हम खींचे, फैल गया, फिर छोड़े, फिर अपने जगह पे आ गया, फिर खींचे, बार बार, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी का गुण है, लचीलापन है। यानी कि वह बहुलक जिसको हम बल लगा करके फैला सकते हैं और बल हटाने पर वह पूर्व अपने आकार को प्राप्त कर लेता है, हम वैसे प्लास्टिक को बोलते हैं इलास्टोमर। यानी कि वह पॉलीमर जिसे बल द्वारा आसानी से फैलाया जा सकता है तथा बल को हटाने पर वह पुनः अपने आकार को ग्रहण कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं इलास्टोमर। जितना भी गंधकीकृत रबर जो है कि मतलब रबर में गंधक को सल्फर को डाल करके गर्म करके अच्छा क्वालिटी का जो रबर बनाते हैं, वो सब रबर जो है इस तरह का है कि खींचोगे फैल जाएगा, फिर सुखोगे। मान लेते हैं मिठाई का पैकेट वगैरह सब में भी जो रबर लगाता है तो देखते हो रबर को खींचे तो फैल गया, फिर छोड़ दिए तो अपने जगह पे ले लिया, उसी को बोलते हैं हम लोग इलास्टोमर। एक होता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर क्या होता है कि इसका उपयोग मान लेते हैं कि कोई प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा कठोर है, अब हम उतना कठोर उसको नहीं रखना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा हम मुलायम करना चाहते हैं, तो जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसको मुलायम करने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टोसाइजर। यानी कि कठोर प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कहलाता है प्लास्टिसाइजर। और इसमें जो है सो डाई अल्काइल थैलेट का उपयोग किया जाता है। डाई अल्काइल थैलेट, डाई अल्काइल थैलेट जो है इस तरह से होता है उसका स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डाई आइसो ऑक्साइल थैलेट भी बोलते हैं कि COO CH2 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 CH CH3 CH3, फिर यहाँ से भी COO CH2 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 CH CH3 CH3, इसी को बोलते हैं हम लोग डाई अल्काइल थैलेट। और कोई भी प्लास्टिक को यदि मुलायम करना है तो इसी पदार्थ को उस प्लास्टिक में मिला दिया जाता है। एक होता है बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल, जैव
निम्नीकरणीय बहुलक। इसमें क्या होता है कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हम लोग पॉलीथीन को लाते हैं या देखते हो जितना भी गुटखा वगैरह सब जो लोग खाता है वो सब एक प्लास्टिक में पैक रहता है, और वह प्लास्टिक गुटखा खा करके लोग जहां तहां फेंक देते हैं, वह चला जाता है जमीन में, और जमीन में चला जाता है तो वह गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वर्षों वर्ष तक वह में पड़ा रहता है, जिसके चलते जो है मृदा प्रदूषण होता है। यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब जो है सो मृदा को प्रदूषित करता है, क्योंकि यह जो है सो अनिम्नीकरणीय होता है। इसीलिए इसके विकल्प के लिए ऐसा प्लास्टिक का यूज किया गया है, बनाया गया है, निर्माण किया गया है, जो कि यूज करने के बाद यदि हम फेंक देते हैं तो वह मिट्टी में जाता है और कुछ दिनों के बाद मिट्टी में सड़ जाता है। तो जो सड़ जाता है वह पदार्थ होता है बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नकरणीय। जो नहीं सड़ता है वह होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसीलिए क्या किया गया कि अवशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब मृदा को प्रदूषित करता है, इसीलिए यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि वर्षों वर्षों तक वह मिट्टी में जो है सो पड़ा रह जाता है। इसीलिए मृदा पॉल्यूशन से बचने के लिए बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर का निर्माण किया गया, जो कि हम लोग यूज करके उसको फेंक भी देते हैं तो वह जो है सो मिट्टी में जाकर के कुछ दिनों में सड़ गल जाता है। इसका एक है हमारा PHBV, एक कंपाउंड है हमारा PHBV, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट सह पॉलीहाइड्रोक्सी वेलेट। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट सह पॉलीहाइड्रोक्सी वेलेट। ये जो है ना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड होता है CH3 CH2 CH2 C OH, और इसी में 3 हाइड्रोक्सी यानी कि एक H यहाँ से हट करके इसमें जुट गया, इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और इसको 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 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 C OH, ये हुआ पेंटोनोइक एसिड। 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो एक H हट करके यहाँ हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड, जब इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ये दोनों मिल करके PHBV यानी पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कम पॉलीहाइड्रोक्सी वेलेरेट का निर्माण करता है। यहाँ से H, यहाँ से OH जल बन करके निकल जाएगा, उसी तरह से यहाँ से H और यहाँ से OH जल बन कर निकल जाएगा, यह सब आपस में जुड़ जाएगा। तो जैसे CH3 इससे जुड़ा हुआ है CH, इससे है वो O का हाथ खाली, CH2 COO, और फिर यहाँ पर O आ गया, यहाँ O का हाथ खाली है, O जुटेगा, इससे इधर नीचे आ जाएगा CH2 CH3 CH2 COOH। यदि बॉन्ड तोड़ना है तो फिर यहाँ पर एक हाथ खाली हो जाएगा। इसका N मॉलिक्यूल लेंगे, इसका भी N मॉलिक्यूल लेंगे, यह होल N हो जाएगा, ये हो जाएगा। PHBV, इसका जितना भी पार्सल वगैरह किया जाता है ना, उस सब में इसी का यूज होता है। PHBV का फिल्म बनाने में इसका यूज होता है, ज्यादा इसका यूज पैकेजिंग करने में होता है, और इसको छोड़ देने के बाद निकल गया, फिर छोड़ देने के बाद जो है यह मिट्टी में सड़ गल जाता है। तो फिल्म बनाने में इसका यूज होता है, पैकेज करने में यूज होता है। इसका एक कंपाउंड और है नायलॉन 2, बायोडिग्रेडेबल में नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। ये क्या होता है कि ग्लाइसिन लेते हैं और ग्लाइसिन को 6 एमिनो हेक्सेनिक एसिड से पॉलीमराइज कराते हैं, तो ग्लाइसिन होता है इस तरह से।
NH2 ठीक है, COOH, ये हुआ ग्लाइसिन। और इसको हम लोग कराते हैं 5 ठो है तो CH2 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 5 बार हम लिख सकते हैं, और COOH, यानी कि 1 नंबर आई 5 ठो ही है, तो 6 नंबर पे NH2 आ गया, तो 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड। अब इस दोनों का जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ से एक H, यह OH, हाँ ठीक है, यहाँ का एक H और यहाँ का OH जल बन करके बाहर हो जाता है। इसका N मोलिक्यूल लोगे, इसका भी N मोलिक्यूल लोगे, तो सब आपस में जुड़ जाएगा। NH एक हाथ खाली, CH2 CO, NH CH2 होल 5 CO, और यह इसमें लग जाएगा होल N। तो यानी कि ग्लाइसिन को और 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड को, दोनों को जब हम पॉलीमराइज कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, तब हमको नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनता है। ये चैप्टर जो है सो तुम्हारा खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हम लिखे हुए हैं, उसको भी हम पढ़ देते हैं। जैसे है कि नेचुरल रबर, कि नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होगा, तो नेचुरल रबर जो है सो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है कौन चीज से, तो नियोप्रीन रबर को प्राप्त किया जाता है क्लोरोप्रीन से। प्रथम औद्योगिक सिंथेटिक रबर कौन है, तो प्रथम औद्योगिक सिंथेटिक रबर है मिथाइल रबर। कहता है किस पॉलीमर में ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, तो टेरिलॉन में, जिसको पॉलिस्टर कहते हो, तो ईस्टर बॉन्ड पॉलिस्टर में पाया जाता है, जैसे टेरिलिन है, पॉलिस्टर का एक एग्जांपल है। एडिपिक एसिड एवं हेक्सामिथिलीन डायमीन के संघनन से कौन क्या बनता है, तो वही 6 कार्बन वाला इसमें भी है, 6 कार्बन वाला इसमें भी है, तो दोनों मिल करके बनाया था नायलॉन 6 कल हम लोग देखे थे। कहता है टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन किस तरह का पॉलीमर है, तो होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, समबहुलक और सहबहुलक। होमोपॉलीमर है कि एक ही यौगिक का ढेर सारा अणु आपस में मिलता है तो होमो, अलग अलग यौगिक आपस में मिल करके पॉलीमर बनाता है तो कोपॉलीमर कहते हैं। किस पॉलीमर में एमाइड बॉन्ड पाया जाता है, तो नायलॉन 6 में एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। फिनॉल का उपयोग किस पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है, फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। जिगलर विधि द्वारा पॉलीथीन के निर्माण में उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है, उसमें व्यवहार किया जाता है TiCl4 का। PMMA एक पॉलीमर है, PMMA मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का पॉलीमर है, उसी में पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट हो जाता है, तो मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का ढेर सारा अणु मिल करके पॉली मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट बनाता है। ऑर्लोन किसका है, तो ऑर्लोन एक्राइलोनाइट्राइल का है। न चिपकने वाला जो भोजन बनाने में बर्तन में यूज किया जाता है किसका, तो वही टेफ्लॉन का। वो जो हम लोग कढ़ाई सब यूज करते हैं जिसमें कि टेफ्लॉन का परत चिपका हुआ रहता है, जिसके चलते उसमें नमी वगैरह नहीं लगती है, नहीं चिपकता है, तेल वगैरह नहीं चिपक किया रहता है, उसको हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। नायलॉन 6 किसका पॉलीमर है, किस प्रकार का पॉलीमर है, तो नायलॉन 6 जो है जो कोपॉलीमर है, इसलिए कि इसमें 2 अलग अलग कंपाउंड मिल करके बनाता है। टेरिलीन कैसा रेशा है, तो टेरिलीन जो है सो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम, इसको हम बनाते हैं। ऊन किस प्रकार का रेशा है, तो ऊन जो है सो नेचुरल रेशा है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, कैसा प्लास्टिक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि एक बार सेट कर देने के बाद हम दोबारा उसको आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है, तो बुना एस रबर बनता है। नायलॉन किस पॉलीमर का एग्जाम्पल है, नायलॉन जो है तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल, जिसमें पॉलीएमाइड बॉन्ड बनता है। पॉलीएमाइड किसके संघनन द्वारा बनता है, तो डायबेसिक एसिड और डायमीन, क्योंकि पॉलीएमाइड है, ढेर सारा एमाइड ग्रुप बनेगा, तो एमाइड ग्रुप बनेगा तो उसमें एसिड ग्रुप भी चाहिए और एमीन ग्रुप भी चाहिए, दोनों मिल करके एमाइड बनाता है। तो चाहे तो डायबेसिक एसिड और डायमीन दोनों मिल करके पॉलीएमाइड बनाता है। कठोर प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तभी हम लोग देखे प्लास्टोसाइजर मिलाया जाता है। टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल का कंडेंसेशन से क्या बनता है, तो टेरिलीन बनता है, पॉलिस्टर जो है।
अब इसके बाद एक चैप्टर हमारा इसी लास्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का, एवरीडे इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अंतिम चैप्टर एक जिसमें कुछ दवाई वगैरह का हम लोग साबुन वगैरह को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन। तो होता है क्या कि मेडिसिन शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी हम लोगों को जो होती है उसका बहुत सारा कारण होता है। जैसे वातावरण का प्रदूषण है, बैक्टीरिया का संक्रमण है, खाद्य पदार्थ में कुछ मिलावट है तो उसको हम लोग खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं, और इरेगुलरिटी कि कभी खाए 7 बजे, कभी खाए 9 बजे, कभी खाए 12 बजे, ये जो अनियमितता है यह भी बीमारी पैदा करने का कारण है। इसलिए भोजन और नाश्ता जो है एकदम एक समय बांध लेना चाहिए कि हमको इस समय में करना है तो इसी समय में करना है, नहीं तो लोगों को बीमारी पैदा होती है। तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी पैदा होती है जिसका कारक होता है प्रदूषण या संक्रमण, खाद्य पदार्थ में मिलावट और इरेगुलरिटी। तो यह जो है हम लोगों को जैसे प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, वायरस है, कवक है, इस सब के चलते जो है इन्फेक्शन होता है। और इसको रोकने के लिए मान लेते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी सब से जो हमको इन्फेक्शन हुआ, इसको रोकने के लिए जो है हम लोग एक मेडिसिन दवाई का जो पदार्थ का यूज करते हैं उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, म्यूट करो ना, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। यानी कि वह रासायनिक पदार्थ जो हम लोगों के टिश्यू के क्रिया को मानव हित में बदल देता है। हम लोगों का टिश्यू जो काम करता है, हम लोगों का शरीर जो टिश्यू से बना हुआ है, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से हमारा शरीर बनता है। वह जो हमारे शरीर में फंक्शन करता है, तो जब तक वह सही फंक्शन करता है तब तक हम बीमार नहीं होते हैं, और यदि वह फंक्शन करना तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि जो हम बीमार हो गए, और उसके लिए जो है हमको बाहर से कुछ केमिकल्स खाना पड़ता है, और उसी केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं दवाई और यह जो है सो हमको मानव हित में हम लोगों के टिश्यू के कार्य करने में जो है सो मदद करता है। यानी कि टिश्यू जो हमारे शरीर में फंक्शन